Hello friends, today we will discuss criteria of spontaneity, Clausius inequality. Okay, हमने आज इन दोनों के बारे में देखना है। हम तीसरा वो देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी के करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जी के करैक्टरिस्टिक्स के जी क्या क्या होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, समथिंग समथिंग। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी से। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कोई भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस कब होती है? जब जो आपके पास डी एस की वैल्यू है वो क्या हो, हम क्या बोलते हैं, जो डी एस की वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। ओके, डी एस की वैल्यू मीन्स जो एंट्रोपी है वो क्या हो, पॉजिटिव चेंज आएगा एंट्रोपी में। सो अब देखो, जो आपके पास एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग्स होता है, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने स्टार्ट ही सिस्टम एंड सराउंडिंग से किया था। सो अब देखो, जो आपके पास डी एस सिस्टम होगा ना, डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग। आज मार्कर थोड़ा सा ख़राब है, न्यू मार्कर मेरे को मिल नहीं रहा, अभी पता नहीं कहाँ पे रख दिया। डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। ओके, डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। जो ग्रेटर देन है, यस दिस ग्रेटर देन, द ग्रेटर देन साइन विल बी असाइंड व्हेन द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. When the process is irreversible, we will use greater than, and if we are using equal to sign, equal to used for reversible process. ओके, अगर तो हमारी प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हम इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, मीन्स जो डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। अदरवाइज अगर हमारी प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, हम इसको प्रूव भी करेंगे कि इरिवर्सिबल के केस में ग्रेटर देन ज़ीरो क्यों होता है एंड रिवर्सिबल के केस में इक्वल टू ज़ीरो क्यों होता है। ओके, सो सबसे पहले देखो, जो आपके पास डी एस सिस्टम एंड डी एस सराउंडिंग है। सपोज हमने देखा कि जो सिस्टम है, सिस्टम ने आपने सराउंडिंग्स ने डी क्यू हीट दे दी सिस्टम को। ओके, सराउंडिंग गिव्स डी क्यू हीट टू सिस्टम रिवर्सिबली। पहले हम केस देख रहे हैं रिवर्सिबली। ओके, रिवर्सिबली हीट दे दी सराउंडिंग ने सिस्टम को, डी क्यू हीट देती। सपोज अगर रिवर्सिबली देते हैं, ये हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में जब डिफरेंस किया था तो हमने किया था कि जो रिवर्सिबल होती है उसमें बड़ा ही माइन्यूट चेंज आता है। ओके, बड़ा ही माइन्यूट चेंज होता है रिवर्सिबल में, बट इरिवर्सिबल में ज़्यादा चेंज आता है। सो रिवर्सिबल में माइन्यूट ही चेंज आता है। जैसे ही हमने थोड़ी सी हीट दी है उसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब हम थोड़ी सी हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो मीन्स आपके पास जो डी एस सराउंडिंग्स है, जो डी एस सराउंडिंग्स है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। सपोज हम जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर टी। ओके, देन द सराउंडिंग्स गिव हीट डी क्यू। ओके, इट इज़ गिवन, जो आपके पास सराउंडिंग्स है वो क्या है, हीट दे रही हैं। सो दे रही हैं तो मीन्स नेगेटिव साइन आएगा। अगर आप देखो डी एस सिस्टम, देन डी एस सिस्टम विल बी इक्वल टू, डी एस सिस्टम इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, डी एस सिस्टम विल बी इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई टी, बिकॉज सिस्टम क्या है, डी क्यू हीट ले रहा है, सिस्टम डी क्यू हीट ले रहा है। सो डी एस सिस्टम डी क्यू बाई टी हो गया। अब अगर आप देखो डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग, ये किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। डी क्यू बाई टी प्लस माइनस डी क्यू बाई टी, ये क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो के इक्वल। सो रिवर्सिबल के केस में जो आपके पास डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की, इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल में जो आपके पास सराउंडिंग्स एंड सिस्टम है उनमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज तभी तो ज़्यादा चेंज आएगा ना। अगर हम ज़्यादा चेंज करेंगे तभी ज़्यादा चेंज आएगा, अगर आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस हो। सो सपोज जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, लेट अस सपोज सराउंडिंग्स give heat dq at temperature TH। ओके, जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है वो हमने TH लेट किया, एंड देन सिस्टम टेक्स हीट dq एट टेम्परेचर TC। जो हमने सिस्टम का टेम्परेचर लिया है वो TC लिया है। अब देखो, अगर हम डी एस सराउंडिंग लिखें, डी एस सराउंडिंग किसके इक्वल होगा, माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई टी एच। डी क्यू कौन सा है, ये इरिवर्सिबल वाला डी क्यू है, हम इरिवर्सिबल हीट दे रहे हैं। अगर हम डी एस निकालें सिस्टम का, देन
ds system will be equal to dq divided by tc irreversible। अब देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे मीन्स ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग निकालोगे, देन ये किसके इक्वल आ गया, dq डिवाइडेड बाई tc माइनस dq डिवाइडेड बाई th। मीन्स अगर हम dq को कॉमन ले लें देन इट विल बी इक्वल टू th माइनस tc डिवाइडेड बाई th tc। ओके सो अब देखो ये जो th माइनस टी सी अपॉन th टी सी है ये क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, th माइनस टी सी अपॉन th टी सी ये क्या एक पॉजिटिव है बिकॉज th इज ग्रेटर देन टी सी, th इज ग्रेटर देन टी सी, सो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, सो मीन्स ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो because the right hand side is positive, so this should be positive, it means ds system plus ds surrounding is greater than zero in case of irreversible process। okay, in case of irreversible process ds system plus ds surrounding is always greater than zero। अब देखो अगर हम बात करें ये था हमारे पास ds system plus ds सराउंडिंग्स, इसी को ही हम क्या बोलते हैं ds यूनिवर्स, बिकॉज सिस्टम एंड सराउंडिंग्स को मिला के हमारे पास क्या बन जाता है ds यूनिवर्स। अब देखो जो आपके पास है ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखो जो सपोज जो ds सराउंडिंग्स है ds सराउंडिंग्स क्या है आपके पास माइनस dq डिवाइडेड बाई t। ओके ds सराउंडिंग्स इज इक्वल टू माइनस dq डिवाइड बाई टी। अब देखो जो ds सिस्टम है ds सिस्टम प्लस यहाँ पे क्या आ गया माइनस dq बाई टी, हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे माइनस dq बाई टी आ गया, इज ग्रेटर देन जीरो इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। जो अगर आप साइक्लिक इंटीग्रल लगा दो, अगर आप साइक्लिक इंटीग्रल लगा दो मीन्स इसके आगे क्या है आपके पास ds सिस्टम इज ग्रेटर देन dq बाई टी, इसका मीनिंग तो यही हुआ। अगर आप साइक्लिक इंटीग्रल लगा देते हो इसके आगे, अगर आपने साइक्लिक इंटीग्रल लगा दिया इसके आगे तो मीन्स इसका मतलब क्या बन गया कि हमने s के आगे साइक्लिक इंटीग्रल लगा दिया। अब s क्या है आपके पास स्टेट फंक्शन है, सो मीन्स ये टर्म क्या होगी जीरो होगी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी जीरो, बिकॉज अगर हम साइक्लिक इंटीग्रल लगा रहे हैं तो s तो क्या है स्टेट फंक्शन ओवर अ साइकिल, इट विल बिकम जीरो। सो मीन्स हमारे पास क्या आ गया कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी इज लेस देन जीरो। ओके साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी इज लेस देन जीरो, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ओके साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी इज लेस देन जीरो, इसको हम बोलते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ओके अब देखो हम एक और मेथड से प्रूव कर सकते हैं, एक और मेथड से प्रूव कर सकते हैं कि जो आपके पास एडियाबैटिक केस में अगर हम देखें, अगर हम एडियाबैटिक केस में देखें तो इरिवर्सिबल का ग्रेटर देन जीरो होगा एंड रिवर्सिबल का जीरो के इक्वल होगा। ओके जो ds है, अब देखो जो ds की वैल्यू, अगर हम ds की वैल्यू देखें ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, ये हमें पता है। अब अगर हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में क्या होगा कि आपके पास क्या होता है जो ds होता है, जो ds सराउंडिंग एंड आपके पास ds सिस्टम होता है वो किसके इक्वल होता है dq बाई टी के, ये सराउंडिंग्स वाला नेगेटिव होता है एंड ds सिस्टम वाला पॉजिटिव होता है, सो dq बाई टी के इक्वल होता है। अब एडियाबैटिक के केस में इन केस ऑफ एडियाबैटिक dq इज जीरो, in case of adiabatic change in q is 0 means dq is 0, so it will become that ds of surroundings and ds of system is equal to 0 in case of reversible adiabatic process। but अगर हम irreversible adiabatic process की बात करें, irreversible एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आपके पास ds सराउंडिंग्स है ना, ds सराउंडिंग्स ये तो हमेशा ही जीरो होता है, चाहे वो इरिवर्सिबल हो चाहे वो रिवर्सिबल हो। अगर ds सराउंडिंग जीरो है तो आपके पास जो ds सिस्टम होगा वो क्या होगा, ds सिस्टम वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि अगर आपने ds सराउंडिंग जीरो ले लिया तो ds सिस्टम तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो होगा ना, बिकॉज ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके सो if ds system surroundings is equal to 0 then ds system should be greater than 0।
अब देखो अगर डी एस सिस्टम ग्रेटर देन जीरो हो गया मीन्स जो डी एस यूनिवर्स होगा, अगर हम डी एस यूनिवर्स देखें वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि डी एस यूनिवर्स होता क्या है, डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग्स। इस केस में अगर हम देखें रिवर्सिबल एडियाबैटिक में तो आपके पास जो डी एस यूनिवर्स होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। ओके, सो आपने रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में याद रखना है कि जो आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक है वहाँ पे तीनों चीज़ें ही जीरो होती हैं, सिस्टम, सराउंडिंग्स, यूनिवर्स, जीरो जीरो। एंड अगर आपके पास इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का केस आता है तो आपके पास अकेला डी एस सराउंडिंग ही जीरो होता है, डी एस यूनिवर्स एंड डी एस सिस्टम शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे देखो आपके पास डी एस का फॉर्मूला क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू एन सी वी लॉन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर लॉन V2 अपॉन V1। ओके, अगर हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की, तो अकॉर्डिंग टू पॉइजन इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, T1 V1 रेज टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू पावर गामा माइनस वन। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि जो T2 अपॉन T1 है वो किसके इक्वल है, V1 upon V2 raised to power gamma minus 1. If we take ln, then ln of T2 upon T1 is equal to gamma minus 1 ln of V1 upon V2. ओके, अब देखो जो गामा माइनस वन होता है वो किसके इक्वल होता है, Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है। इफ़ वी डिवाइडेड बाई सी वी देन Cp अपॉन सी वी विल बी गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी। ओके, सो मीन्स गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी। So when we put here ln of T2 upon T1 is equal to R upon CV ln of V1 upon V2। ओके, अब अगर हम देखें जो CV अगर हम इधर ले आएँ तो CV ln T2 upon T1 is equal to R ln, अब अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें मीन्स V2 अपॉन V1 लिख लें तो आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि CV लॉन T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस आर लॉन V2 अपॉन V1 इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ओके, सो मीन्स जो आपके पास ये दोनों टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स तो इक्वल आ गई विद नेगेटिव साइन, विद अपोजिट साइन। सो मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास जो डी एस है वो क्या आ जाएगा, जीरो इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ओके, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हम इसके साथ भी प्रूव कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही है ना, डी एस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एन सी वी लॉन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर लॉन V2 अपॉन V1। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में जो डी एस होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ओके, अगर हम इरिवर्सिबल एडियाबैटिक देखें, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में देखो क्या होता है, आपको पता ही है कि जो आपके पास टेम्परेचर होता है, फाइनल टेम्परेचर किस केस में ज़्यादा होता है, रिवर्सिबल में या फिर इरिवर्सिबल में। फाइनल टेम्परेचर होता है वो इरिवर्सिबल में ज़्यादा होता है, ये हमने पहले किया हुआ है कंसेप्ट। ओके, मीन्स जो आपके पास टी फाइनल होगा इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन टी फाइनल ऑफ रिवर्सिबल। इसका मीनिंग क्या है कि जो T2 है, टी फाइनल हमारा T2 ही है, जो T2 इरिवर्सिबल का है वो ज़्यादा होगा T2 रिवर्सिबल से। ओके, अब देखो अगर T2 इरिवर्सिबल ज़्यादा है T2 रिवर्सिबल से मीन्स इसका क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपके पास CV लॉन T2 डिवाइडेड बाई T1 इरिवर्सिबल का ये ग्रेटर देन होगा CV लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 रिवर्सिबल का। ओके, क्योंकि आपके पास क्या है, T2 इरिवर्सिबल ज़्यादा है T2 रिवर्सिबल से। ओके, सो ये इससे ज़्यादा आ गया, मीन्स CV लॉन T2 अपॉन T1 रिवर्सिबल कम है किससे, CV लॉन T2 अपॉन T1 इरिवर्सिबल से। सो इसको तो हम क्या पुट कर सकते हैं, CV लॉन T2 अपॉन T1 रिवर्सिबल को हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस आर लॉन V2 अपॉन V1। सो CV लॉन T2 अपॉन T1 irreversible is greater than minus r ln V2 upon V1. Okay, so by rearranging it, CV ln T2 upon T1 plus r ln V2 upon V1 इज़ ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है आपके पास, DS ही तो है। DS किस केस में है, इरिवर्सिबल के केस में, इज़ ग्रेटर देन जीरो। सो आप प्रूव कर सकते हो कि DS इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा एंड DS रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में हमेशा जीरो के इक्वल होगा। ओके, सो ये था हमारा
डीएस के केस में कि डीएस रिवर्सिबल एडियाबैटिक में एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में 0 के इक्वल होगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का क्राइटेरिया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का क्राइटेरिया है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल एंड वेरिएबल्स, ये हमने पहले कर ही रखा है। चलो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको कि जैसे हमारे पास ये बॉन्ड स्क्वायर है, बॉन्ड स्क्वायर से हमने कर ही लिया था, ये SpVt है एंड ये HgAu है। ओके सो अब देखो, अब हमने बोला था कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मीन्स ये चारों क्या है हमारे पास एनर्जी की टर्म्स ही हैं। सो मीन्स ये चारों क्या होगी, लेस देन 0 होंगी। मीन्स DH इज़ लेस देन 0, DG शुड बी लेस देन 0, DA शुड बी लेस देन 0 एंड DU शुड बी लेस देन 0। अब मेन बात क्या थी, ये तो सभी को ही पता होता है। मेन बात क्या है कि इनके साथ कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आएंगे। ओके कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आएंगे, DH के साथ कॉन्स्टेंट क्या क्या आएगा, ये हमने पहले किया हुआ है कि H किस वेरिएबल के बीच में है, S एंड P के। सो इसके साथ S एंड P कॉन्स्टेंट आएंगे, DG के साथ P एंड T आएंगे, DA के साथ V एंड T आएंगे, DU के साथ S एंड V आएंगे। ओके सो ये होता है आपके पास इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल्स। अगर हमने इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स देखने हैं तो मैंने आपको बताया था जिसकी साइड एरो आ रहा है उसको हमने क्या लेना है, लेस देन 0। जहाँ से एरो जा रहा है वो हमने लेना है ग्रेटर देन 0। मीन्स DS शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस एंड DP शुड बी ग्रेटर देन 0, बट DV लेस देन 0 एंड DT लेस देन 0। अब मेन बात फिर यहाँ पे वही आती है कि कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आएंगे इनके साथ। DS के साथ कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगे, S के साथ इधर साइड कौन है UV, तो UV कांस्टेंट आ जाएगा। उधर साइड कौन है HP, सो DS के साथ HP कांस्टेंट भी आ जाएगा SP। अब DP की बारी आ गई, DP के साथ एक बार GT आ जाएगा, एक बार DP के साथ क्या आ जाएगा, HS ग्रेटर देन 0। ये ना पहले एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड स्क्वायर में करवाया हुआ है मैंने, सो इसलिए फास्ट कर रहे हैं हम। DV के साथ क्या आएगा, AT आ जाएगा, और DV के साथ क्या आ जाएगा, AT लिख लिया एंड US। अब रह गया DT के साथ एक बार क्या आ जाएगा आपके पास, AV एंड DT के साथ क्या आ जाएगा, GP। सो ये आपके पास होता है स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल एंड थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल्स। ओके सो अब हम देख रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी के करैक्टरिस्टिक्स। गिब्स फ्री एनर्जी के करैक्टरिस्टिक्स, यस गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है आपके पास, G। गिब्स फ्री एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, G से, गिब्स फ्री एनर्जी G। अब देखो ये जो आपके पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, अगर हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर देख रहे हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, नॉन मैकेनिकल वर्क के इक्वल होगा। ये मैं अभी बता रही हूँ मैकेनिकल वर्क एंड नॉन मैकेनिकल वर्क। सो आप लिख सकते हो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी at constant temperature and pressure, at constant T and P is always equal to non-mechanical work, is always equal to नॉन मैकेनिकल वर्क। ओके जो आपके पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वो हमेशा नॉन मैकेनिकल वर्क के इक्वल होगा। अब देखो अब हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, जो आपके पास PV वाला वर्क होता है ना, PV प्रेशर इनटू वॉल्यूम वाला जो वर्क होता है वो कौन सा होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। ओके PV कौन सा वर्क होता है, मैकेनिकल। सो अब हम प्रूव कर रहे हैं कि जो आपके पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वो आपके पास हमेशा किसके इक्वल आएगा, नॉन मैकेनिकल वर्क के इक्वल आएगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ DQ इज इक्वल टू DU माइनस W। ओके W ये जो हम W ले रहे हैं ना वर्क डन, ये टोटल वर्क डन ले रहे हैं। ओके टोटल वर्क डन जो कि किसके इक्वल होता है, मैकेनिकल प्लस नॉन मैकेनिकल। ओके सो अब देखो DQ इज इक्वल टू DU माइनस W होता है एंड DU आपके पास क्या आ गया, DQ प्लस W टोटल। DQ किसके इक्वल होता है, TDS प्लस W टोटल। अब देखो जो आपके पास होता है H इज इक्वल टू G इज इक्वल टू H माइनस GS, हमें ये भी पता है G इज इक्वल टू H माइनस GS होता है। सो DG इज इक्वल टू H को हमने क्या लिख लिया, U प्लस PV, H इज इक्वल टू U प्लस PV माइनस GS।
अब देखो ये आ गया आपके पास जी, अगर हमने डी जी कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल आ गया, डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ओके, सो अब देखो आप एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कर रहे हो, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डीपी क्या हो जाएगा 0, सो ये वाली टर्म कैंसिल होगी, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये भी कैंसिल हो गया। ओके, सो आपके पास रह क्या गया, डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस। डी यू की वैल्यू आप अगर आप पुट करोगे तो वो क्या है, टी डी एस प्लस डब्ल्यू टी, टी डी एस प्लस डब्ल्यू टोटल प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस। ओके, टी डी एस के साथ टी डी एस कैंसिल हो गया, सो मीन्स आपके पास क्या आ गया, डब्ल्यू टोटल प्लस पी डी वी डी जी आ गया। ओके, अब देखो डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, प्लस है, अगर हम इसको लिख लें माइनस माइनस पी डी वी, तो ये जो माइनस पी डी वी है, ये माइनस पी डी वी क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, माइनस पी डी वी क्या होता है आपके पास, मैकेनिकल वर्क, माइनस पी डी वी क्या होता है, मैकेनिकल वर्क। सो अगर हम टोटल वर्क में से मैकेनिकल वर्क को माइनस कर रहे हैं तो आपके पास जो डी जी है वो किसके इक्वल आ गया, नॉन मैकेनिकल वर्क के। सो आपके पास क्या होता है, जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क के इक्वल होता है। ओके, सो अगर हम देखें ये जो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी है, ये हेल्प करती है आपको बताने के लिए कि जो आपके पास प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। ओके, सो हम लिख सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी टेल्स अबाउट द प्रोसेस टू बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो इसके लिए देखो क्या है, जो आपके पास डेल्टा जी होते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ओके, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो हमारे पास 4 केसेस बनते हैं, 2 एक्सो के 2 एंडो के। सो सबसे पहले देखो, अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए एंडोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्सो के लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। एंडो के लिए जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। एंड एक्सो के लिए जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है आपके पास, नेगेटिव। और डिपेंड किस चीज़ पे करता है, डेल्टा एस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। डेल्टा एच तो हमने लिख लिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डेल्टा एस की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ओके, अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक के 2 केसेस बन गए ना। अब अगर आपके पास जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव है, एक बार आपके पास डेल्टा एस पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी सो मीन्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कुछ ना कुछ क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगी, मीन्स डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या होती है, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। सो हम लिख सकते हैं प्रोसेस विल ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपके पास ये वाला केस है, दोनों की दोनों चीज़ें आपके पास, मीन्स जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है एंड डेल्टा एस नेगेटिव है, तो आपकी प्रोसेस हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, चाहे कुछ भी कर लो। अब अगर आपके पास एंडोथर्मिक का केस है, एंडोथर्मिक का केस है, डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी आपने क्या ले ली, पॉजिटिव ले ली, डेल्टा एस पॉजिटिव ले ली। सो डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये वाली टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, नेगेटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव बन जाएगी, बट डेल्टा एच पॉजिटिव है। सो इस टर्म को डोमिनेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमें एट हाई टेम्परेचर देखना पड़ेगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर देखना पड़ेगा, ताकि आपके पास जो ये वाली टर्म है ये डेल्टा एच से क्या बहुत ज़्यादा हो। अगर ये वाली टर्म डेल्टा एच से ज़्यादा होगी तो डेल्टा जी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। सो मीन्स हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देख रहे हैं, डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो जो आपकी प्रोसेस है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर जो आपकी प्रोसेस है, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। एट हाई टेम्परेचर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर हम एक्सो का केस देखें, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। अगर आप डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, अगर आप डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये वाली चीज़ क्या बन गई, नेगेटिव, ये वाली टर्म भी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव को अगर आप जोड़ोगे तो वो हमेशा नेगेटिव साइन ही आएगा ना। सो मीन्स ये तो हमेशा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। ओके, सो अगर आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव है एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आपके पास जो प्रोसेस है वो हमेशा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव है एंड डेल्टा एस भी नेगेटिव है, दोनों की दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं, तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव होगी,
ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी। सो डेल्टा एच ज़्यादा होना चाहिए सो दैट आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए। ये ज़्यादा कब हो सकता है, जब हम जो प्रोसेस है वो कम टेम्परेचर पे देखें। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ओके, सो आपने ये सारी प्रोसेस याद रखनी है। एक्सो में एंड एंडो के केस में आपके पास जो प्रोसेस है वो कब स्पॉन्टेनियस हो सकती है एंड कब नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। ओके, सो ये भी हमें कौन बताता है, जी की वैल्यू ही बताती है, डेल्टा जी ही बताता है कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा एंड कब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखो, अब हम कर रहे हैं कि अगर हम जी की वैल्यू देखें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या आता है उसके वेरिएबल, एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर क्या आता है। आपको पता ही है जो जी का पी एट कॉन्स्टेंट टी होता है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के इक्वल होता है। ये हमने पहले भी किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड स्क्वायर भी किया हुआ है। और आप जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस करके भी आप प्रूव कर सकते हो कि जो जी का टी एट कॉन्स्टेंट, जी का पी एट कॉन्स्टेंट टी है वो हमेशा वॉल्यूम के इक्वल होता है। हमने बॉन्ड स्क्वायर की हेल्प से जब हमने वेरिएबल्स कैलकुलेट किए थे तब आपके पास वॉल्यूम किसके इक्वल आ रहा था, जी का पी एट कॉन्स्टेंट टी। सो अब देखो, जी का पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू वॉल्यूम है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी। सो अगर आप इसको इंटीग्रेट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी टू माइनस जी वन इज इक्वल टू वी पी टू माइनस पी वन। ये किस केस में आएगा, इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आपके पास जी टू माइनस जी वन इज इक्वल टू वी पी टू माइनस पी वन आ गया। मीन्स अगर आपको एक प्रेशर पे जी वन दिया हुआ है तो आप दूसरे प्रेशर पे जी टू पता कर सकते हो। ओके, अब अगर आपके पास इन केस ऑफ गैसेस की बात करें हम, इन केस ऑफ गैसेस क्या होगा, डी जी इज इक्वल टू वी को हम क्या लिख सकते हैं, आर टी अपॉन पी डी पी। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी टू माइनस जी वन इज इक्वल टू आर टी लॉन पी टू अपॉन पी वन, और इसको आप क्या लिख सकते हो, आर टी लॉन वी वन अपॉन वी टू। ओके, क्योंकि आपके पास क्या होता है, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू होते हैं। ओके, सो आप क्या लिख सकते हो, जी टू माइनस जी वन इज इक्वल टू आर टी लॉन पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू आर टी लॉन वी वन अपॉन वी टू। ये सारी आपने वैल्यू याद रखनी है जी टू माइनस जी वन की। सो जी टू माइनस जी वन किसके इक्वल होता है, वी पी टू माइनस पी वन इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इन केस ऑफ गैसेस जो आपके पास जी टू माइनस जी वन है वो किसके इक्वल होता है, आर टी लॉन पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू आर टी लॉन वी वन अपॉन वी टू। ये आपने इसके बेसिस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, खास करके नेट के केस में, क्योंकि यहाँ पे कुछ करना नहीं होता। नेट के केस में वही न्यूमेरिकल्स आते हैं जिस पे आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। सो आपके पास इस बेसिस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको एक प्रेशर पे जी वन दिया होगा, दूसरे प्रेशर पे अपने जी टू निकालना होगा। ओके, सो अगर आप बात करो जी का टी एट कॉन्स्टेंट पी किसके इक्वल होता है, जी का टी एट कॉन्स्टेंट पी किसके इक्वल होता है, माइनस एस के। ये भी हमने बॉन्ड स्क्वायर से देखा हुआ है, जी का टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस एस के इक्वल होता है। सो मीन्स अगर आप ग्राफ प्लॉट करो जी वर्सेस टी का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपके पास स्लोप क्या आती है, माइनस एस। स्लोप क्या आती है, माइनस एस। सो अगर आप देखो इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड गैसेस, अगर आप देखो इन केस ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस, तो आपके पास जो सॉलिड्स की स्लोप होगी वो सबसे क्या होगी, कम होगी। सॉलिड्स की स्लोप सबसे कम होगी, लिक्विड्स की उसके ज़्यादा होगी, एंड आपके पास गैसेस की स्लोप सबसे ज़्यादा होगी। ओके, ये क्या है आपके पास सॉलिड, ये क्या है आपके पास लिक्विड, ये क्या है आपके पास गैसेस। क्योंकि गैसेस के केस में ही आपके पास एंट्रोपी में गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड्स की एंड फिर सॉलिड्स की। सो आपको पता होना चाहिए जब हम जी वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्लोप क्या आती है, माइनस एस आती है। ओके, सो अगर आप देखो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ओके, अगर आप अब देखो डी जी किसके इक्वल आ गया, डी एच माइनस टी डी एस। ओके, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस। सो अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे डी जी वर्सेस टी में, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे डी जी वर्सेस टी में तो आपके पास स्लोप क्या आएगी, माइनस डी एस। ओके, स्लोप क्या आएगी आपके पास, माइनस डेल्टा एस। इन केस अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो डेल्टा जी वर्सेस टी। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, यहाँ पे क्या है डेल्टा जी, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो डेल्टा जी डिवाइडेड बाई टी, आपने टी से डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशन को। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो डेल्टा जी डिवाइडेड बाई टी एंड वन अपॉन टी, इसमें अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो अब स्लोप क्या आएगी आपके पास, डेल्टा एच। स्लोप क्या आएगी, डेल्टा एच। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं डेल्टा जी अपॉन टी वर्सेस वन अपॉन टी में तो स्लोप क्या आती है आपके पास, डेल्टा एच।
ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने क्या कुछ देखा, क्लॉसेस इनइक्वालिटी देखी, एंड आपने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी देखा, एंड फीचर्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी देखा। अब हम कर रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड, ये क्वेश्चन देखो आप। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एट 1 बार एंड 298 केल्विन। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, ए कोई भी स्टेट है, अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो डेल्टा जी आपको दिया हुआ है 200 जूल पर मोल। डेल्टा भी आपको इतना दिया हुआ है। द मिनिमम प्रेशर, आपने मिनिमम प्रेशर पता करना है एट विच द प्रोसेस बिकम्स स्पॉन्टेनियस। जब आपके पास मिनिमम प्रेशर आ जाए या फिर आपके पास इक्विलिब्रियम प्रेशर आ जाए, ओके, या तो आपके पास मिनिमम प्रेशर आ जाए या फिर आपके पास आ जाए इक्विलिब्रियम प्रेशर, तब आपने जो डेल्टा जी होता है वो ज़ीरो लेना होता है। ओके, इक्विलिब्रियम प्रेशर पे या फिर मिनिमम प्रेशर पे जो डेल्टा जी होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। सो मीन्स आपने वो वाला प्रेशर पता करना है जब डेल्टा जी क्या हो, ज़ीरो हो। एक प्रेशर पे आपको 1 बार पे आपको क्या दे दिया, डेल्टा जी की वैल्यू दे दी। आपने दूसरा प्रेशर पता करना है जब डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा V P2 माइनस P1। सो अगर देखो, अगर आपके पास P1 1 बार है तो आपके पास डेल्टा G1 किसके इक्वल है, 200 जूल्स पर मोल। अगर आपके पास P2 आपने पता करना है जब डेल्टा G2 क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो डेल्टा V आपको गिवन है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। मेन यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको बार की टर्म्स में दिया हुआ है प्रेशर। ओके, बार की टर्म्स में प्रेशर दिया हुआ है। सो आपने क्या करना है, अगर आप देखो डेल्टा जी की वैल्यू किस में है, जूल्स पर मोल में है। यहाँ इधर तो आपके पास क्या आ जाएगा, जूल्स पर मोल। उधर आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा वी किस में है, मीटर क्यूब पर मोल। हम देख ही लेते हैं, यहाँ पे अगर है आपके पास जूल पर मोल, इधर है आपके पास मीटर क्यूब पर मोल, एंड प्रेशर आपने ले लिया सपोज बार में ले लिया, तो ये यूनिट्स मैच नहीं हो रही। तब आपने क्या करना है, जब आपके पास बार में दिया हुआ है ना ये, सो आपने क्या करना है, इसको पास्कल में चेंज करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। ओके, इसको आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, मीटर स्क्वायर के साथ मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अकेला मीटर रह जाएगा। इधर जूल क्या होता है, जूल न्यूटन मीटर ही होता है। सो मीन्स न्यूटन मीटर पर मोल ही रह जाएगा। ओके, सो आपने बार को किस में चेंज करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, मीन्स पास्कल में चेंज करना है। 1 बार किसके इक्वल होता है, 10⁻⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ये हमने सारा कुछ इंटर कन्वर्जन यूनिट्स की हमने सारा कुछ पहले किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्रेशर, आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर कैलकुलेट करना है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट में बी टेकन एज, आपको ना डेंसिटीज दी हुई है डायमंड की एंड ग्रेफाइट की, आपको डेंसिटी दी हुई है, आपको डेल्टा G0 भी दिया हुआ है। अगर डेल्टा G0 दिया हुआ है मीन्स ये 1 एटमॉस्फेयर पे ही दिया हुआ है। आपको G0 की वैल्यू दी हुई है मीन्स स्टैंडर्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड किस पे लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर पे ही लेते हैं। सो मीन्स जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, जब P1 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है, तब आपके पास डेल्टा G1 2900 जूल पर मोल है। आपने P2 की वैल्यू पता करनी है जब डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल, बिकॉज आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर पूछा गया है। ओके, सो अब देखो डेल्टा वी निकालना है, मेन आपका डेल्टा वी का काम है। आपने ग्रेफाइट से डायमंड जाना है, सो मीन्स डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, वी ऑफ डायमंड माइनस वी ऑफ ग्रेफाइट। ओके, वी ऑफ डायमंड निकालने के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम आपको ना डेंसिटी दी हुई है, सो डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, डेंसिटी अपॉन मास। डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, मास अपॉन डेंसिटी के। मास कितना है डायमंड एंड ग्रेफाइट का, कार्बन का ही होता है। सो मीन्स 12 ग्राम ही इसका मास है। ये क्या आ गया आपके पास 12 ग्राम डिवाइडेड बाई आपको डेंसिटी कितनी दी हुई है, यस डायमंड की डेंसिटी कितनी है, आपको पहले डायमंड लिखा हुआ है, डायमंड की डेंसिटी 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये जो वॉल्यूम आएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब्स में आ जाएगा। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। आपको डेल्टा वी यहाँ से पता लग जाएगा। आपको अब क्या लगाना है, फॉर्मूला ही लगाना है, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा वी P2 माइनस P1। ओके, सो कुछ नहीं करना, आपको P2 फाइंड आउट करना है, P1 पता है, डेल्टा वी पता है, G1 पता है, G2 पता है। कुछ नहीं करना, अकेला फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। यूनिट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कैरिड फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस एट 300 केल्विन। डेल्टा जी आपको पता करना है। डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू आर लॉन V1 अपॉन V2।
ओके हमने किया ही था डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1। यस यहाँ पे क्या होता है आपके पास डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू आर लॉन V1 अपॉन V2 ही होता है, क्योंकि आपको पता ही है डेल्टा G2 अपॉन डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 किसके इक्वल आया था, आर लॉन P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू आर लॉन V1 अपॉन V2। यहाँ पे आपको वॉल्यूम की टर्म्स में है, सो आपने क्या लिख लिया, आर लॉन V1 अपॉन V2 लिख लिया। आपको 1 मोल ही लेना है, 1 मोल ही लेना है गैस का, इज कैरिड फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर। सो मीन्स फाइनल वॉल्यूम 4 है, इनिशियल वॉल्यूम 1 है, 1 लीटर टू 4 लीटर। ओके एट टेम्परेचर क्या था 300 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है ना, आर टी लॉन ऑफ P2 अपॉन P1 एंड V1 अपॉन V2 होता है। यहाँ पे टेम्परेचर आप पुट कर दो आर इंटू 300 इंटू लॉन 1/2 का स्क्वेयर, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -600 आर लॉन 2। ओके सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने पता ही क्या करना था, डेल्टा जी की वैल्यू ही पता करनी है। सो ये डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास आ गई -600 आर लॉन 2। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, अ रिएक्शन हैज नेगेटिव इंथैल्पी चेंज, आपको डेल्टा एच नेगेटिव दिया हुआ है। इट डज नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज द रिएक्शन लाइकली टू बी स्पॉन्टेनियस, आपने ये टेम्परेचर बताना है कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। आपको देख के ही आप क्या बोलोगे कि हम देख के बता नहीं सकते है ना, बट आपको डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है। डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है आपके पास नेगेटिव। सो अब देखो, अब आपको टेम्परेचर क्या चाहिए, अब आपको टेम्परेचर क्या चाहिए, इट डज नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। सो मीन्स इससे अगर हम कम टेम्परेचर लेंगे तो ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो डेल्टा जी है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो यहाँ पे देखो आप 25 डिग्री सेल्सियस से कम एक ही ऑप्शन है जो कि है आपके पास -50 डिग्री सेल्सियस। सो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपने कंसेप्ट ही यूज़ करना है। डेल्टा एच की वैल्यू आपको नेगेटिव दी हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू आपको क्या दी हुई है नेगेटिव दी हुई है। सो आपके पास डेल्टा जी कब नेगेटिव हो जाएगा, किस टेम्परेचर पे नेगेटिव होगा, जो टेम्परेचर आपका -50 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये रिएक्शन दी हुई है, डेल्टा सिस्टम दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है, आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बताया हुआ है एंड आपको बताना है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब इस रिएक्शन को देख के अगर आपको यही नहीं पता चला कि ये रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे होती है तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। आपको टेम्परेचर गिवन नहीं था, बट आपको ये तो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, कॉमन सेंस होती है कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलते हैं, कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3 बनता है, ये किस टेम्परेचर पे बनता है, रूम टेम्परेचर पे ही तो बनता है, 27 डिग्री सेल्सियस पे ही तो ये रिएक्शन होती है, 27 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है। सो मीन्स एट रूम टेम्परेचर ही ये रिएक्शन हो रही है। सो अब तो काम आसान ही हो गया, बिकॉज डेल्टा एस सिस्टम तो आपको पता ही है, मेन काम क्या है डेल्टा एस सराउंडिंग्स का, डेल्टा एस सराउंडिंग्स का। डेल्टा एस सराउंडिंग्स कितनी हो जाएगी, ये कितना दिया हुआ है आपको -45 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे हो जाए 27 डिग्री सेल्सियस पे, मीन्स 298 केल्विन। सो ये आपके पास डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा। डेल्टा एस सराउंडिंग को आप डेल्टा एस सिस्टम में ऐड कर दोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा एस यूनिवर्स आ जाएगा। आपने यही निकालना था, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। ओके सो आपने कुछ भी नहीं करना होता, मेन जितना दिया हुआ है ना, जितना दिया हुआ है उस पर ही दिमाग लगाओ कि हम, अगर आपको फॉर्मूला भी बाई चांस नहीं याद आ रहा ना, जितना दिया हुआ है ना वहीं पे दिमाग लगाओ कि हम इससे फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। हमको ना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होता है कि शायद ऐसा था, वो हम खुद भी दिमाग लगा के डिराइव कर सकते हैं कि यस जो जो चीज़ें हमको दी हुई हैं वहाँ से हम आराम से बना सकते हैं थर्मोडाइनमिक्स में फॉर्मूला। ओके सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी देखा, क्लॉसियस इनइक्वालिटी देखा एंड हमने गिब्स फ्री एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।